तो जैन धर्म कोई परंपरा नहीं है। ये एक पूरा का पूरा साइंस है। एक पूरा का पूरा विज्ञान है। और विज्ञान किस चीज का? तो ये विज्ञान है चेतना का और आत्मा का। कैसे? तो हमारे पास ऐसी 24 चेतनाएं हैं जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। ऐसी 24 चेतनाएं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो हमें वर्तमान 24 ही के बारे में तो पता है कि ऐसे वर्तमान में कौन 24 तीर्थंकर हुए हैं, और हम उन सब की पूजा भी करते हैं। भूतकाल में, पास्ट में से कौन से 24 तीर्थंकर हुए थे? लेकिन ये साइंस इस बात के रिगार्डिंग है कि हमको भविष्य में वे कौन 24 लोग होंगे, उसका हमको पूरा पूरा सटीक सटीक हमने वर्णन किया हुआ है। हमारे शास्त्रों में सटीक सटीक वर्णन आता है कि भविष्य के ये 24 लोग जो होंगे, ये आगे चल करके तीर्थंकर पद को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये कोई फिर, जैसे प्रथम तीर्थंकर कौन बनेगा पता है? रावण बनेगा। रावण के संबंध में कहा जाता है, अभी कहाँ पर है? नर्क में है। तो ये कोई परंपरा नहीं हुई, ये पूरा का पूरा साइंस है। तो इसी तरीके का एक पूरा का पूरा साइंस होता है जिसको हम कहते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार कैसे? तो आपने कहीं पर भी 24 तीर्थंकरों के संबंध में कहीं पर भी कोई ऐसी वर्किंग देखी है, सुनी है, समझी है, जहां पर गर्भ संस्कार की बात आती है? हेलो? जहां पर गर्भ संस्कार की बात आती है, कहीं पर भी आपने सुना हो, समझा हो? आप चैट में लिख करके मुझे बताओ कि आपने कहीं पर भी कोई ऐसी वर्किंग देखी है, सुनी है, समझी है, कहीं पर याद आता है कि जहां पर गर्भ संस्कार की हम बात करते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि आप सब ने वो वर्किंग अटेंड करी है। आप सब ने वो वर्किंग अटेंड करी ही करी है। मैं कहता हूं आपको, आप सबने पंच कल्याण प्रतिष्ठा का नाम सुना है? हेलो? ये सुनो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में क्या होता है? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में एक पत्थर की मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। उसको संस्कारित कर दिया जाता है। सिर्फ एक छोटी सी वर्किंग, क्या? उस पत्थर की प्रतिमा को संस्कारित कर दिया जाता है, उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। और आप चमत्कार देखिए कि वो पत्थर की प्रतिमा पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है, परमात्मा स्वरूप हो जाती है, हमारे लिए परमात्मा ही हो जाती है। हजारों हजारों सालों तक करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा उस पत्थर की प्रतिमा को पूजा जाएगा परमात्मा के जैसे। क्या किया? सिर्फ एक छोटी सी वर्किंग को उसको संस्कारित कर दिया। तो आप सोच करके देखिए कि अगर संस्कारों का इतना प्रभाव है कि एक पत्थर को परमात्मा बना सकता है, तो आपके गर्भ में तो एक जीवंत चेतना है। क्या उसके साथ संस्कारों की वर्किंग करके उसको परमात्मा स्वरूप नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और सेकंड फैक्ट और बताऊंगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हाँ सर ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी और थोड़ा और बताओ कि कैसे। आपने कहा था कि 24 तीर्थंकरों के साथ इस तरीके की वर्किंग हुई है। बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। 24 तीर्थंकरों के साथ भी ये वर्किंग करी गई है। लोग आपसे पूछ सकते हैं कि इस तरीके की वर्किंग तो पहले नहीं हुआ करती थी, पहले तो हमारे जमाने में ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना? इस तरीके की आपसे कोई भी कुछ भी प्रश्न कर सकता है या आपके माइंड में भी आ सकता है। तो समझ सोच के देखिए, अभी मैंने कहा कि जब भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है तो संस्कार की विधि होती है। आपको पता है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का पहला दिन कौन सा होता है? सोचिए। हेलो? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का पहला ही दिन कौन सा होता है? गर्भ कल्याणक, जिसको चवन कल्याणक भी कहा जाता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। एक तीर्थंकर जैसी चेतना, जिसके ये निर्धारित है कि ये जन्म लेने के बाद मोक्षगामी हो ही जाएगी, और अकेले ही मोक्षगामी नहीं होगी, जिसके पीछे चल करके हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। उसके गर्भ में आते ही जो पहली वर्किंग की जाती है वो है गर्भ कल्याण की, गर्भ संस्कार की।
उसको एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ऐसी दिव्य चेतनाओं के साथ भी 24 के 24 तीर्थंकरों के चेतनाओं के साथ इस तरीके की वर्किंग करी गई है, और हम अपने बच्चे के लिए वो वर्किंग नहीं करना चाहें। अरे तीर्थंकरों जैसी चेतनाओं के साथ इस वर्किंग को, इस साइंस को यूज में लिया गया है, तो इस साइंस का हम उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं, हमको समझना पड़ेगा। तो वैसा का वैसा पूरा का पूरा साइंस होता है, जिसको हम कहते हैं गर्भ संस्कार। और गर्भ संस्कार कैसे? जैन विज्ञान के अनुसार गर्भ संस्कार। तो आज का ये जो सेशन आपने ज्वाइन किया है, तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी तो आपने ये सेशन ज्वाइन किया है, अदरवाइज क्यों ही आप देख रहे होते मुझे। लेकिन हम करने के नाम पर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि ये जो करने की वर्किंग है, ये प्रेगनेंसी में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। क्योंकि पुराने समय में तो इस तरीके की कोई वर्किंग आपके दादी नानी ने, मम्मी ने नहीं करी है। क्यों? क्योंकि पहले के लाइफ स्टाइल और अभी के लाइफ स्टाइल में मेजर चेंजेस आ चुके हैं, मेजर चेंजेस आ चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहले के जो इमोशन थे वो जल्दी ट्रिगर नहीं होते थे। अभी तो हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में आपका इमोशन जो है वो ट्रिगर हो जाता है। पहले हम यूट्यूब का वीडियो 2 घंटे भी बफरिंग मोड पर भी देख लेते थे, अभी हमसे 1 मिनट की रील प्रॉपर तरीके से नहीं देखी जा रही है। पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, आज हमारे पास जो सबसे ज्यादा है वो है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन की ये खराबी है कि अगर जरूरत से ज्यादा हो ना, तो वो आपको चूज करने का अवसर नहीं देती है। आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि ये सही है और ये गलत है? आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझो कि एक खेत है, उसमें बाड़बंदी अगर नहीं करी गई, उसको खेत को नहीं जोता गया, तो वहां पर खरपतवार उगनी ही उगनी है। तो अगर हम सही तरीके से चीजों को फिल्टर नहीं कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो आप बात ये मान कर चलिए कि आपके साथ नेगेटिव रिजल्ट आने ही वाले हैं। जैसे फसल खेत में अगर हल नहीं जोता जाए, तो ऑटोमेटिकली खरपतवार उग जाती है, वैसे ही नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ही खींच दी जाती है। पॉजिटिव होना पड़ता है, नेगेटिव हम हो जाते हैं। तो ये निर्णय हमारा है, ये निर्णय हमारा है कि हम अपने आने वाले बच्चे से क्या चाहते हैं, कैसा हो हमारा बच्चा। हम बात तो करते हैं डिजायर बेबी के लिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या आपने सोचा है कि आपका डिजायर बेबी कैसा होगा? क्योंकि बच्चे के जन्म होने के बाद तो हम कई तरीके की वर्किंग को करते हैं। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो भी बेस्ट होगा, अच्छे ट्यूशन लगवाएंगे, अच्छे गेम्स खिलवाएंगे, अच्छी पर्सनैलिटी वाली क्लासेस में डलवाएंगे। जो भी उस समय आप बेस्ट कर सकते होंगे वो आप करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी बेस्ट किया जा सकता है वो इसी समय ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब पौधा छोटा होता है, जब बीज के रूप में होता है, उस बीज में अल्टरेशन किए जा सकते हैं। एक वट वृक्ष बनने के बाद, एक पूरा का पूरा तना खड़ा खड़ा होने के बाद, उसमें कोई भी आप मोड़ नहीं सकते, वो सिर्फ टूटेगा। बड़े होने के बाद उसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं किए जा सकते। तो पहला हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के ये 9 महीने कैसे जीने हैं। क्या मुझे वही सब टाइम पास करना है, वही सब करना है जो बाकी की सारी प्रेग्नेंट मदर्स कर रही हैं, वही बेसिक नॉर्मल लाइफ? उठे, मोबाइल चलाया, खाना बनाया, ऑफिस गए, घर का काम किया, फिर इधर उधर की बातें करी और सो गए? या एक उद्देश्य लेकर के चलना है, या एक ऐसा संकल्प लेकर के चलना है कि इन्हीं प्रेगनेंसी के 9 महीनों में मुझे बच्चे के 90 सालों का काम करना है? क्या है हमारा उद्देश्य, क्या है हमारा संकल्प? जब तक कि व्यक्ति के पास संकल्प क्लियर नहीं हो, उद्देश्य क्लियर नहीं हो, तब तक व्यक्ति किसी राह पर नहीं चल सकता। आप इसको ऐसा समझो कि जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य नहीं है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे दिल्ली जाना है, और हो सकता है कि आप राइट पाथ पर खड़े हों, सही रास्ते पर आप खड़े हों, और अगर आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली जाना है या नहीं जाना है, तब भी आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं, उल्टी तरफ। तो जिस व्यक्ति को अपने उद्देश्य, अपने संकल्प ही नहीं पता, वो कैसे आगे की वर्किंग करेगा? तो हमें अपने उद्देश्य और अपने संकल्प के ऊपर काम करना है, हमें वो क्लियर करना है कि वो हम चाहते क्या हैं। बहुत छोटा सा आपको एक थिंकिंग, एक थॉट देता हूँ मैं, कि हम कहते हैं कि मैं जैन धर्म में पैदा हुआ, तो बड़ा गर्व का अनुभव करता हूँ मैं जैन धर्म में पैदा हुआ, ये जैनिज्म मुझे मिला,
निश्चित रूप से गर्व करने जैसी चीज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो अ, कूड़ा करकट होता है ना जीवन का, वो जैनिज्म में पहले ही हटा दिया जाता है। आपको अच्छा खाना है, अच्छा विचार करना है, अहिंसा पर चलना है, हिंसा नहीं करनी है ना? सब कुछ छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज पर काम किया जाता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि ये जो आपको जैनिज्म मिला है, ये किस वजह से मिला होगा। कभी आपने सोचा है? एनीवन? आपने सोचा कि ये जो उच्च धर्म, ये जो मोक्ष मार्ग हमको मिल गया है, इस धर्म में हम पैदा हो गए हैं, ये किस रीजन से हमें मिला होगा? हेलो? किस रीजन से हमें मिला होगा? पिछले जन्म में जो हमने पुण्य किए और पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए, उससे मिला। आप आपने आंसर बिल्कुल सही सोचा है, आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा है। बस आप थोड़ा सा और गौर कीजिए, जो आपने लिखा और सोचा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। लेकिन उसमें एक चीज को ध्यान में रखिए कि जो आप बोल रहे हो कि पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जन्मों के कर्म से क्या बने? संस्कार। अगर हम अच्छा करते ही चले जाएं तो अच्छे करने के संस्कार बन जाते हैं। अगर हम बुरा करते जाएं तो बुरे करने के संस्कार बन जाते हैं, और यही संस्कार हमारे आगे की गति को निर्धारित करते हैं। रिमेम्बर, आगे की गति इसी से निर्धारित होती है। तो ये तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो गई ना, कि अगर सिर्फ संस्कारों से ही सब कुछ तय हो रहा है आगे की गति, तो फिर हमको ये निर्धारित करना है कि हमको पीछे की ओर गति करनी है, मुझे आगे की ओर गति करनी है, या मुझे बस यहीं पर जो मिल गया है उसी में ठहर जाना है, इससे आगे की गति नहीं करनी है। तो यही सारा काम आपके गर्भ में जो चेतना है, अगर सीधे ही संस्कार दे दिए जाएं तो कितना इजी होगा। जिन कारणों से हमें जिनिज्म मिल गया, वो ही सारे कारण आपके बच्चे में अभी से डाल दिए जाएं तो उसका जीवन कितना सुगम होगा, कितना सहज होगा, कितना क्वालिटी वाला, कितना स्किलफुल, कितना संस्कार वाला, कितना इजी जीवन वो बच्चा जी पाएगा। क्योंकि इन चीज़ों की पूर्ति केवल और केवल प्रेगनेंसी में की जा सकती है। तो ये हमें निर्धारित हो गया है, ये हमारा संकल्प क्लियर हो गया है कि भैया मुझे अपने बच्चे के लिए 90 सालों का काम करना है। तो एक चीज जैसे ही निर्धारित होती है, तो फिर जो आपने अभी तक आप 20-25 सालों से करते आ रहे हो, वैसा ही बोलना, वैसा ही चलना, वैसा ही खाना, वैसा ही विचार करना, वैसे ही भाव करना, वो सब कुछ बदलना पड़ेगा, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी वर्किंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आते हैं। ऑर्डिनरी वर्किंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये चुनाव हमारा है कि मुझे क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या भाव करने हैं, क्या विचार करने हैं, क्या करना है। खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चलने फिरने, सब में सब कुछ आपका बाय चॉइस होना चाहिए, नॉट बाय कोइंसिडेंस। तो ये विचार हमको करना पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति के पास ना तो इतना समय है, न ही इतनी एनर्जी है, न ही वो इतना टाइम दे सकता है, न ही वो इतना रिसर्च कर सकता है। और ये कैसे निर्धारित होगा कि जो आपने डिसाइड किया है वो सही है या गलत है? तो वही सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसर्च आपको नहीं करना पड़े। दैट्स वाई ये प्रोग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा चुकी है, 1,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी। बाकी की तो आप छोड़ ही दीजिए। करंटली 11 कंट्रीज में ये प्रोग्राम चल रहा है, करंटली, है ना? तो इसके रिगार्डिंग सबसे बड़ा जो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, वो देखा होगा आपने अभिमन्यु के रिगार्डिंग। हेलो? अभिमन्यु का आपको पता है? अभिमन्यु की कहानी। हम्म। अभिमन्यु की कहानी सबसे मोस्ट पॉपुलर कहानी। लेकिन आपने उस कहानी को सुना तो जरूर होगा, लेकिन कभी उतना गौर से समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं आपको 2 मिनट उस पर गौर फरमाने के लिए कहता हूँ। अभिमन्यु कौन है? सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र है, जो अभी
गर्भ में ही है। और सुभद्रा कौन है? अर्जुन की वाइफ है, लेकिन कृष्ण की बहन है ना। आप देखना कि कोई सामान्य लोगों के संबंध में बात नहीं हो रही है। कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन की वाइफ है। अर्जुन अपनी गर्भस्थ प्रेग्नेंट वाइफ को एक वर्किंग सिखा रहे हैं, जो अपने बच्चे को सिखाई जा रही है। वो है चक्रव्यूह भेदन की कला। अब ये चक्रव्यूह क्या होता है? तो बड़े बड़े जब युद्ध लड़े जाते हैं ना, तो उसमें इस तरीके का फॉर्म बनाया जाता है सेना के द्वारा, ताकि वो लड़ सकें, है ना, इन शॉर्ट। तो इतने सारे महारथी होने के बावजूद भी कुछ लोगों को ही पता था। अर्जुन के गुरु हैं, है ना, अर्जुन है, इन 5-6 लोगों को ही पता था। हजारों करोड़ों लाखों लोग लड़े थे उसमें। तो अर्जुन जो है सुभद्रा को सिखा रहे हैं कि गर्भ में अभिमन्यु को सिखा रहे हैं कि चक्रव्यूह में कैसे एंटर करना। वो पूरी की पूरी कहानी सिखा रहे हैं। लेकिन कहानी ये कहती है कि माता को, सुभद्रा को नींद आ गई, और नींद आने की वजह से सुभद्रा उस पूरे के पूरे चक्रव्यूह को एंटर करने और एग्जिट करने की वर्किंग को नहीं सुन सकी। सिर्फ एंटर करने की वर्किंग को ही सुन सकी। तो मुझे आप ये बताओ, पहला तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि भाई बच्चा जो है वो गर्भ में सीखता है। हमने ये सब तो समझ लिया, ये तो सबको पता चल गया कि बच्चा गर्भ में सीखता है। अब मुझे एक छोटी सी आप बात बताओ, आपके, क्योंकि 2-4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना आपके मन में, वो क्लियर होंगे। पहला तो ये, आप ये सोचो, मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला तो ये कि माता को नींद क्यों आ गई? सुभद्रा को नींद क्यों आ गई? क्या लगता है आपको, सुभद्रा को नींद क्यों आ गई होगी? हेलो। सुभद्रा को नींद क्यों आ गई? जो कुछ भी आपको आता है आप बताओ मुझे। हेलो। बताओ बताओ जल्दी, जो भी आपके माइंड में, जल्दी से टाइप कर दो। माता को, सुभद्रा को नींद क्यों आ गई? अंतराय कर्म से, ओके। और अभी मैं कर्म नहीं होंगी कि उससे ऐसा मन मारना लिखा होगा, ओके। नो आइडिया। ओके, समझते हैं। तो आपकी इसमें 2-3 आंसर होंगे कि सर मदर को वैसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। चलो, मैं एक छोटा सा, आप सब जने आंसर करना मुझे, जो भी आपको सही गलत जो भी आपको आता है, कि ये जो अर्जुन सुभद्रा को सिखा रहे थे, अभिमन्यु को सिखा रहे थे चक्रव्यूह भेदन की कला, वो कितनी देर चली होगी? क्या लगता है आपको? आधा घंटा, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी देर चली होगी? जो भी आपके माइंड में है, तुक्का भी लगाना है तो सबको लगाना है, सब फटाफट से आप आ, लिखो, कितनी देर चली होगी। ओके। 2 घंटा, 1 घंटा, ओके, 3-4 घंटे, 1 घंटे। देखो, अगर आप सुन रहे हो ना मुझे प्रॉपर तरीके से, तो आपको आंसर करना है। मुझे तो पता है ये आंसर आपके लिए, क्योंकि जब आप करोगे ना, तो ये थॉट्स में इतनी जबरदस्त क्लैरिटी लाता है चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पर मौजूद हो तो पूरा इस समय का पूरा उपयोग करो, प्रेजेंस में रहना ही तो की है। देखो, हाँ, सब जने आप टाइप कर रहे हो, लगभग आप बोल रहे हो कि 2 से 3 घंटा। जो पहला आंसर है कि मदर को नींद क्यों आ गई, अब आप समझना, ध्यान से समझना। हो सकता है आप भी उसी स्थिति में हो। तो आपकी बहुत सारे आंसर होंगे, लेकिन उसमें से एक खास आंसर ये है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि मदर को नींद इसलिए आ गई क्योंकि मदर का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सका। मदर को उसकी वैल्यू ही नहीं पता लगी कि अर्जुन कितनी बड़ी चीज सिखा रहे हैं। और जब इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हुआ, दैट्स वाई माता को नींद आ गई। और आप कहोगे कि सर ये कितनी देर चली, तो ये लगभग लगभग 5 से 6 घंटे की ये पूरी की पूरी वर्किंग चली थी। ठीक है, पूरी की पूरी वर्किंग। तो आप कहोगे सर 5 से 6 घंटा चलने की वजह से नींद आ गई, नहीं जी। 5 से 6 घंटा आपने मूवीज देखी है, वेब सीरीज देखी है, क्या आपको नींद आ जाती है? 3-3 घंटे की, आप 4-4 घंटे की हम मूवी देख लेते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें।
तो कई बार हमारे सामने चीजें आती हैं, कई बार हमें अनायासी वो चीजें मिल जाती है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं होने के कारण हम उन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं, उसको इतना महत्व ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मौजूद हो अभी, तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझो, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं है, अभी तक तो मैं सिर्फ बेस ही बना रहा था। अब यहाँ से आपका पूरा का पूरा सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो कोशिश करना कि पूरे जागृत हो जाओ, नींद वगैरह आ रही हो तो पानी से आंखें धो लो, और पूरा अटेंटिव होकर के अब मुझे सुनो, क्योंकि अब है असली बात। ठीक है? ओके। तो जिस तरीके से अभिमन्यु के संबंध में वर्किंग आती है, वैसा का वैसा जैनिज्म में भी एक पूरी की पूरी कहानी आती है, रानी मदालसा की कहानी। अब रानी मदालसा की कहानी क्या कहती है कि वे 5 बार प्रेग्नेंट हुई, और पांचों बार वो अपने गर्भस्थ बच्चों को यही शिक्षा देती थी कि इस संसार का त्याग करना है और मोक्षगामी हमको हो जाना है, मोक्ष पथ पर हमको चलना है, इस संसार का त्याग करके दीक्षा ले लेनी है। तो पांचों के पांचों बच्चों ने आगे चल करके भविष्य में दीक्षा ले ली। तो छठी बार राजा ने उनसे निवेदन किया कि मेरा ये राज्य कौन संभालेगा अगर आप ये कि यही सारी शिक्षाएं देती चली जाएंगी कि मोक्षगामी हो जाना है और संसार का त्याग कर देना है, तो मेरे राजपाट का क्या होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नॉट ऑर्डर देता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसे संस्कारी बच्चे को जन्म दीजिए जो मेरे राजपाट को संभाल सके। और माता रानी मदालसा ने अपने गर्भस्थ बच्चे को वही सारी शिक्षाएं दी, और वही बच्चा छठा जो पुत्र हुआ, उसी ने राजपाट को संभाला, और वो चक्रवर्ती सम्राट बना। है ना? वैसी की पूरी कहानी आती है भगवान महावीर के संबंध में। भगवान महावीर की जब चेतना माता त्रिशला के गर्भ में आई, तो उनसे पहले उनको बहुत सारी चीजें लर्न करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, जो पहले खाने में अच्छा लगता था वो अब अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहा जाता है कि जैसे ही गर्भ में चेतना आई भगवान महावीर की, उनको कठिन से कठिन शब्द भी, अर्थ भी सब समझ में आने लगे, और भगवान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को लेकर के ही गर्भ में आए थे। है ना? भगवान राम के संबंध में भी ये कहानी आती है कि जब कौशल्या माता प्रेग्नेंट थी, तो केवल और केवल यही इच्छा करती थी कि होने वाला जो पुत्र है वो जंगल में जाकर के राक्षसों का विनाश कर रहा है, और रामायण हमारे सामने है। सेम ऐसी की ऐसी वर्किंग आती है छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में, कि जब जीजा माता प्रेग्नेंट थी तो चारों तरफ मुगलों का राज्य साम्राज्य था। तो वो केवल यही कामना करते थे कि होने वाला जो संतान है वो हिंदुत्व का परचम लहराएगी और हिंदुत्व की स्थापना करेगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, आज इंडिया में जो नेवी है उसके जो फाउंडर कहलाते हैं वो छत्रपति शिवाजी ही हैं। है ना? बाइबल में भी सेम ऐसी कहानी आती है कि जो मदर मेरी प्रेगनेंसी में जो अपनी सहेलियों से बात करती थी, वो एज इट इज जीसस ने सुना दी। विवेकानंद के संबंध में भी सेम कहानी आती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करती थी। तो जब वो शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए, तो उन्होंने हिंदुत्व का वहाँ इंडिया का परचम फहरा दिया। है ना? तो इस तरीके की बहुत सारी जो कहानियां हैं वो हमारे सामने हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कोई एक परंपरा की वर्किंग नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा साइंस है। अगर साइंस का प्रॉपर तरीके से हम उपयोग करें, तो एक डिजायर बच्चे को, एक संस्कारवान बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, जो हमारे सपनों का साकार रूप होगा। करेक्ट है? आगे बढ़ा जाए। हेलो? ये सुनो, मैं आपको आज वर्किंग भी कराऊंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको बदल कर रहूंगा, तो आप बदल कर ही जाओगे। तो प्रॉपर तरीके से आप मुझे सुनना, और एक बहुत अच्छा आपके लिए गिफ्ट भी रहेगा। समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ता जी के संबंध में। है ना? तो प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लगभग 100+ एक्टिविटीज होती हैं। उस 100+ एक्टिविटीज में जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपने समझ ही ली होंगी 10 मिनट वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। यहाँ पर हम कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी कैसे चीज़ों को बदल सकता है। जैसे भक्ता जी हैं, है ना? अब भक्ता जी आप या तो रोज सुबह उठकर सुनते होंगे या रीड करते होंगे, या तो यूट्यूब से सुनते होंगे या आप रीड करते होंगे।
लेकिन भक्तामर जी को केवल और केवल सुनना ही नहीं है और रीड ही नहीं करना है। भक्तामर जी की हर गाथा की जो एनर्जी है वो बच्चे के डेवलपमेंट में ली जा सकती है, यही तो है की पॉइंट। भक्तामर जी के हर गाथा की जो एनर्जी है वो बच्चे के लिए ली जा सकती है। आप इसको देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भक्तामर जी का गाथा नंबर 4 बच्चे की किस डेवलपमेंट के लिए होता है आपके ध्यान में किसी को? भक्तामर जी का गाथा नंबर 4 बच्चे की किस डेवलपमेंट के लिए होता है? नहीं सर, वो नहीं पता। मैं तो सिर्फ सुन लेती हूँ और रीड कर लेती हूँ। तो आप थोड़ा सा समझो और विचार करो कि जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे तब भी तो आप सुन ही रहे थे, तब भी तो आप बोल ही रहे थे, तब भी तो आप पढ़ ही रहे थे। अब आप प्रेग्नेंट हो गए हो तब भी आप सुन रहे हो, रीड कर रहे हो या बोल रहे हो, तो आपने अलग क्या किया? नहीं। तो भक्तामर जी का गाथा नंबर 4 4 जो होता है वो बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड के लिए होता है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? ये वो जल होता है जिसको गर्भजल बोला जाता है, जिसमें बच्चा तैरता है। आपने सुना होगा वाटर ब्रेक हो गया, वाटर ब्रेक हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि 70% मदर्स का एमनियोटिक फ्लूइड अचानक से कम हो जाता है। तो डॉक्टर जो है वो 10-10 दिन के लिए आईसीयू में एडमिट रखते हैं। डेली बेसिस पर ट्रिप चढ़ेगी दोनों टाइम, इंजेक्शन लगेंगे, मेडिसिन खानी है। और फिर पता नहीं आप कितने दिन तक, अगर रिकवरी नहीं हुई तो आपको एडमिट ही रहना है। और बच्चे को रिस्क और बढ़ जाता है प्री मैच्योर होने का। प्री मैच्योर होने का इतना जबरदस्त आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मदर किस दौर से गुजरती होगी। उसमें एक छोटी सी वर्किंग, मैं छोटी सी कह रहा हूँ, बहुत बड़ी वर्किंग। गाथा नंबर 4 जिस तरीके से प्रोग्राम में आपको बताई जाती है उसकी पूरी की पूरी विधि होती है। अगर हम उस विधि से करें तो एमनियोटिक फ्लूइड जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, अगर बाई चांस कम भी हो जाए तो। आप कुछ आपको मैं एक बढ़िया सा सुंदर सा वीडियो सुनाता हूँ। फिर सेवेंथ मंथ में क्या हुआ, वाटर इनटेक मेरा अच्छा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरा वाटर डिस्चार्ज होने लग गया, जो हम इम्यूनिटी फ्लूइड बोलते हैं। जो मुझे पता नहीं पड़ता, वो बाय चांस कोइंसिडेंटली हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। उसने बोला आप, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है इसका, आप तुरंत आगरा अपने डॉक्टर के पास चले जाओ। ओके। इवनिंग में दिखाने गई हूँ, मतलब कोइंसिडेंस ऐसे हुए कि अगर मैं उस टाइम नहीं जाती तो उसने तो, मतलब एटा वाली डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि सीरियस हो जाएगा बच्चा, मतलब दिखना बंद हो गया था। तब मुझे लगा कोई सीरियस इशू है मेरे। फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ आप सही टाइम पे आ गए। जो इम्यूनिटी फ्लूइड आपका 10 होना चाहिए था वो मेरा 6 आ गया था, और 5 पे क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। ठीक फिर बात सर है। से मेरी बात हुई थी कि मेरा फ्लूइड कम हो गया है। हम्म। तो फिर सर ने मुझे एक जाप बताई थी, और आई थिंक फोर्थ वाला वक्तांबर का श्लोक बताया था जो गर्भ जल के लिए होता है। उसकी मैंने हम्म। पूरे मंथ जो माला की कि 27 टाइम्स मुझे वो तो करना ही करना है। वो उसका मैजिक सब कुछ, कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया। और 9th मंथ में प्रॉपर था मेरा इम्यूनिटी फ्लूइड, 8th मंथ में इवन प्रॉपर था इम्यूनिटी फ्लूइड। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जब मेरा हम्म। डिलीवरी का टाइम, देखा आपने, एक छोटी सी वर्किंग, सिर्फ एक छोटी सी वर्किंग इतने जबरदस्त परिणाम लेकर के आ सकती है। तो गाथा नंबर 4, हर गाथा की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे स्क्रीन पर अभी आपके लिखा हुआ भी है। अरे किधर गया, कोई बात नहीं। भक्ता मर्जी का गाथा नंबर 4 हो गया एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। वैसा का वैसा ही आज जो है, सबसे ज्यादा जो हमको डर लगता है वो लगता है सी सेक्शन से। हम सभी चाहते हैं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो। आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी गाथा करनी चाहिए? तो गाथा नंबर 26 आपको करनी चाहिए। गाथा नंबर 26 आपको करनी चाहिए। अगर आप गाथा नंबर 26 को प्रोग्राम में, जिस तरीके से एक पूरी की पूरी विधि होती है, हर गाथा को करने की अपनी इंडिविजुअल विधि होती है, अगर आप उस विधि से करोगे ना, तो आप मान करके चलो, ऐसे कई सारे केस हमने देखे हैं जहाँ पर डॉक्टर 8 महीने तक सिर खा गया कपल्स का। आपका तो सी सेक्शन होगा, आपका तो सी सेक्शन होगा, आपका तो सी सेक्शन होगा। 9th मंथ जैसे ही लगा और सारी चीजें फेवर में आना शुरू हो गई। और लास्ट मोमेंट पर भी ऐसे कई सारे चेंजेस आए कि सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी में चेंज हो गई। तो हम कितना पहाड़ इकट्ठा करते हैं चीज़ों के रिगार्डिंग कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे हमारे पास जैनिज्म में इतने जबरदस्त चमत्कार रखे हुए हैं, और मैं चमत्कार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शब्द बड़ा अच्छा है।
मैं अगर आपको बोलूंगा कि ये साइंस है तो आपको बिलीव ही नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ चमत्कार ही मानिए। गाथा नंबर 26 चमत्कार है। अगर आपका शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या पता है आपको क्या करना चाहिए? हेलो एनीवन, कोई बताएगा क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, नहीं होगा तो मैं तो टेबलेट खा लूंगी। अरे कितनी टेबलेट खाओगे? तो भक्तामर्जी में गाथा नंबर 11, भक्तामर जी का गाथा नंबर 11 हीमोग्लोबिन के लिए होता है। आपके शरीर में खून की कमी हो, और अगर आपको ये बात पता नहीं है, अगर आपको ये बात पता नहीं है कि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन अगर 10 से कम है तो आपका सी सेक्शन निश्चित है, आप तय करके चलो। 10 से ऊपर है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। ये इतना छोटा सा पैरामीटर आप गूगल पर कहीं सर्च आप करोगे ना तब भी नहीं मिलने वाला है आपको। ये आता है एक्सपीरियंस से। तो हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि हीमोग्लोबिन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो भक्तामर जी का गाथा नंबर 11 कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो हर एक गाथा अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है। अब जो कल क्लास होने वाली है ना, तो वो पूरी की पूरी भक्तामर जी के ऊपर ही, तो हर एक गाथा को हम डिटेल में समझेंगे, हर एक गाथा की विधि को हम समझेंगे। ठीक है। तो भक्तामर जी कोई सुनने और रीड करने की चीज नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप उसको करना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गर्भ संवाद के रूप में। अब आप बहुत सारे, अभी तो हमने अभिमन्यु की कहानी के माध्यम से समझा ना कि बच्चे को गर्भ में संस्कारित किया जाता है, से सिखाया जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है, एक डिजायर बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप रियलिटी में आप मुझे बताना, सच पे अपने दिल पर हाथ रख के, क्योंकि हम कई बार अपने आप से ही झूठ बोल जाते हैं। सच बताना कि आपको पता है बच्चे के अंदर वो सारे संस्कार, सारी क्वालिटीज आप अपने बच्चे में कैसे डालोगे? कैसे वो सारे बच्चे को चीजें सिखा पाओगे? क्या एग्जैक्टली आपको विधि पता है कैसे बच्चे के साथ कनेक्ट किया जाता है? सच में यस और नो में आप बताना। अपने दिल पर हाथ रखकर, क्योंकि अगर आप हाँ कह रहे हो और आपको नहीं पता है तो आप एक्चुअल में अपने साथ गलत कर रहे हो और अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। तो आपके दो तीन उसमें आंसर होंगे जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, हाँ सर पता है मुझे तो, बच्चे से बात करो, पहला आंसर। दूसरा आंसर, पेट पर हाथ रख करके बच्चे से बात करो। तो मेरे जैसा फिर आदमी जो है ना वो आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछेगा। वो दो तीन क्वेश्चन ये पूछेगा कि हर व्यक्ति अपने माइंड में कंटिन्यू कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा है 24 घंटे में। हेलो यस सुनो। यस। अगर आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोच ही रहे हो, आपका बच्चा आपके गर्भ में ही है, आप कह रहे हो बच्चे से बात करने से बच्चा सीखेगा, तो आपके माइंड में कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना, तो वो तो बच्चा फिर सीख ही रहा होगा। फिर जोर से बोलने की क्या जरूरत रही? फिर पेट पर हाथ रखने की क्या जरूरत रही? नहीं, चीजें वैसे काम नहीं करती हैं। मैं आपको एक लॉजिकल आंसर बताता हूँ कैसे बच्चे से कनेक्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको फोन लगाऊं तो मेरे पास दो चीजें अवेलेबल होना चाहिए। पहला, मेरे पास आपका नंबर होना चाहिए, और दूसरा फोन फोन कनेक्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज, क्या आपने भी उस टाइम पर पिक किया हो। दोनों ही चीजें मेरे पास है, मैं फोन भी लगा दूं लेकिन आप पिक नहीं करो तो क्या मेरी बात आपसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। ग्रुप में कितने ही लोगों ने, या कितने ही लोगों ने ट्राई किया होगा क्लास को ज्वाइन करने का, लेकिन कौन कर पाया? जिनका आईडी और पासवर्ड सही से मैच किया। तो पूरा का पूरा साइंस है कॉल कनेक्ट करने का। अगर सही से कॉल कनेक्ट किया तो एक दूसरे से प्रॉपर बात होगी, भले से फिर आप चिल्लाते रहो अगर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ है तो। वैसा का पूरा विधि होती है, पूरी की पूरी प्रोसेस बनी हुई है कैसे बच्चे से कनेक्ट किया जाता है। मैं आपको ये अभी करवाऊंगा अभी, है ना, लास्ट में ये गर्भ संवाद कैसे बच्चे से कनेक्ट किया जाता है उसका बेसिक वाला मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो कैसे अगर बच्चे से कनेक्ट किया जाए। अब हम समझते हैं कि बच्चे के अंदर सारे संस्कार कैसे डाले जा सकते हैं, जो कुछ भी आपके माइंड में। अगर मैं आपसे सच में अगर अभी कहूँ ना कि आपको अपने बच्चे में क्या चाहिए, तो आप मुश्किल से 10 चीजें भी नहीं बता पाओगे मुझे, मुश्किल से भी 10 चीजें नहीं बता पाओगे। आप कहोगे मुझे जैनिज्म के संस्कार चाहिए। अब जो आप बोल रहे हो ना जैनिज्म के संस्कार, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैनिज्म के संस्कार जैसा कोई संस्कार नहीं होता है। या तो आप बोलो कि प्रेमपूर्ण हो, या तो आप बोलो कि मैत्रीपूर्ण हो, दयालु हो, धार्मिक हो, ये संस्कार होते हैं। जैन संस्कार जैसा कोई संस्कार नहीं होता है। उस मीनिंग का कोई मतलब नहीं, स्पेसिफिक कोई मतलब नहीं, वो बहुत ब्रॉड है वो, है ना। तो बहुत स्पेसिफिक होके बात करनी पड़ती है। साथ में 24 तीर्थंकरों की क्वालिटीज बच्चे में कैसे डाली जा सकती है। अब आप सोचो जीवन में कि केवल एक तीर्थंकर की क्वालिटी भी अगर आपके बच्चे के जीवन में आ जाए तो हम कितने सौभाग्यशाली होंगे। केवल एक तीर्थंकर की क्वालिटी।
तो हम प्रोग्राम में बात करते हैं कि कैसे 2400 तीर्थंकरों की क्वालिटीज लाई जा सकती है। अभी तक आपको यहाँ तक लग रहा होगा कि हाँ सर ओके ओके है, गर्भ संवाद जो है वो बच्चे से बात करने की टेक्निक है। नहीं जी, यहाँ पर तो बात खत्म नहीं होती, यहाँ पर बात शुरू होती है। कई सारे ऐसे केसेस जहाँ पर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहां पर भी गर्भ संवाद की वर्किंग ने अपना चमत्कार दिखाया। मैं आपको एक, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे इतना रस आता है जब भी मैं बात करता हूँ इसके संबंध में। हमारे यहाँ पर एक मदर थी, इसका इम्पोर्टेंस समझना आप। हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में एक मदर थी, 8वें महीने में वो सोनोग्राफी के लिए गई हैं, और डॉक्टर ने उनको बता दिया है कि आपके बच्चे के गले में 3 नोट हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के। आपके बच्चे के गले में 3 नोट आ गए हैं, 3 नोट। अब वो नोट क्या होता है, वो फांसी का फंदा हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप एनी हाउ 3 दिन के अंदर सीजेरियन करवा लीजिए, अदरवाइज बच्चे को जान का खतरा है। अब हस्बैंड वाइफ तो दोनों डर गए, जैसा आप डर गए। उन्होंने 2-3 डॉक्टर को बता दिया, फिर से सोनोग्राफी करा दी, सब ने ही बोला कि नहीं, रिस्क मत लीजिए, आप सी सेक्शन करवा लीजिए, ज़्यादा सेफ रहेगा। फिर उन्होंने प्रोग्राम में हमसे कनेक्ट किया। हमने केवल उनको यही कहा कि जो आपको बच्चे से कनेक्ट करने की विधि बताइए, आप उसमें ऐसे ऐसे बच्चे को गाइड कीजिए, ये वाले मंत्रा कीजिए, ये भक्तामर्जी कीजिए, ये विधि कीजिए, ऐसी 5-7 चीज़ें उनको बताई गई। 3 दिन तक तो हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने अच्छे से किया, लेकिन चौथे दिन उनको लगा कि यार नहीं, अपन तो रिस्क ले रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, क्यों ही रिस्क लेनी, कोई भी नॉर्मल पर्सन यही बोलेगा ना कि क्यों ही रिस्क लेनी। उन्होंने इमीडिएटली फोन लगा दिया कि हम कल सुबह आ जाएंगे, हम सी सेक्शन के लिए तैयार हैं, हम सी सेक्शन करवा लेते हैं। वो नेक्स्ट डे पहुंच गए हैं मॉर्निंग में, सारा इंतजाम रेडी है, सब कुछ डॉक्टर तक आ गए हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि सी सेक्शन कर देते हैं, एक बार स्कैन कर लेते हैं क्या बच्चे की सिचुएशन है, कैसे आगे ऑपरेट करना है। और डॉक्टर का पहला वर्ड ये है, ये मेरी लाइफ का पहला केस है, ये आपने किया कैसे, ये मेरी लाइफ का पहला केस है, ये आपने किया कैसे। बच्चा तीनों नोट से बाहर आ गया था, बच्चा तीनों नोट से बाहर आ गया था। अब आप सोचिए, डॉक्टर कह रहा है ये बात, और सोने पे सुहागा क्या रहा पता है? 8वें महीने पर जहाँ प्री मेच्योर बेबी हो रहा था, 8वें महीने में जहाँ प्री मेच्योर 2 किलो का ही बच्चा होता है लगभग लगभग, प्री मेच्योर बेबी सी सेक्शन से हो रहा था 8वें महीने में, 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ऐसा कई बार होता है, कई बार, छोटे छोटे केस से लेके बड़े बड़े केसेस तक। बच्चा पेल्विक में नहीं आता है, बच्चा का सिर ऊपर है, वर्टिकल साइड में नहीं हो पाता है, हॉरिजॉन्टल में ही होता है वो। तो आप गर्भ संवाद की उस टेक्निक का उपयोग किया कई सारी मदर्स ने, और उनका बच्चा विद इन 1 आवर में वो पोजिशनिंग चेंज कर देता है, उसका सिर जो है वो पेल्विक में आ जाता है, और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मदर, बच्चे का जो है वेट नहीं बढ़ रहा होता है, तो गर्भ संवाद की वर्किंग वहां पर काम आती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रात में बहुत हलन चलन करता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। अब जब भी बच्चा रात में ज़्यादा मूवमेंट करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों की ही ग्रोथ इम्पेक्ट होगी। मदर को भी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, बच्चे का भी अगर बहुत ही मूवमेंट होगा तो उसका भी डेवलपमेंट जो है वो अवरुद्ध होगा। तो गर्भ संवाद वहां पर भी काम आते हैं। तो हर बड़ी से बड़ी चीज, यानी बच्चे में क्या संस्कार लाने हैं, कैसे उस डिजायर बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं गर्भ संवाद के माध्यम से, वहां से लेकर के बच्चे में जो प्रेगनेंसी में जो भी समस्याएं आ रही हैं वहां तक सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इतना पावरफुल है गर्भ संवाद, है ना। तो इसका बहुत अच्छे से हमको यूटिलाइजेशन करना है, नॉट जस्ट के सिर्फ पेट पे हाथ रख दिया और उससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि पेट पे हाथ रखा, इतना इजी नहीं है। इतना इजी होता ना, तो पूरे महाभारत में केवल एक ही अभिमन्यु नहीं होता, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर गए थे। एक ही अभिमन्यु के साथ क्यों वर्किंग हुई? अगर इतना इजी होता, पेट पर हाथ रखना होता तो हमको सोचना पड़ेगा वैसा। फिर हम बात करते हैं माता त्रिशला ने। अब भगवान महावीर की माता ने, माता त्रिशला ने भगवान महावीर के समय स्वप्न देखे। अब मैं आपसे पूछूं कि भगवान महावीर की माता ने स्वप्न देखे, उसका आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? मैं आपसे मीनिंग नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट आस्किंग टू मीनिंग, मैं पूछ रहा हूँ यूटिलाइजेशन क्या है। जैसे हाथी देखा, शेर देखा, आपकी लाइफ में इसका यूटिलाइजेशन क्या है? सर ये तो किसी को नहीं पता। हम तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जाते हैं, पहले दिन खाना खाते हैं, बढ़िया नाटक देखते हैं, और घर आ जाते हैं, किसी को नहीं पता है। अब आप समझना क्या साइंस है।
आपके गर्भ में किस तरीके की चेतना आई है, ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर मुझे अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हो कि आप फर्स्ट मंथ में हो, सेकंड मंथ में हो, फिफ्थ मंथ में हो या नाइन्थ मंथ में हो, तो मैं आपको किस मंथ की वर्किंग को सजेस्ट करूं, क्योंकि हर मंथ में अलग वर्किंग हो जाएगी, है ना। मेरा आंसर आपकी मंथ से चेंज हो जाएगा सेम क्वेश्चन का। वैसा ही आपके गर्भ में किस तरीके की चेतना आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इतना बड़ा साइंस। और हम क्या समझते हैं कि सिर्फ शेर देख लिया। कई सारी मदर से बोलती है कि सर शेर देखा तो इसका मतलब है कि मेरा बच्चा साहसी होगा। फिर मेरे जैसा व्यक्ति ये भी बोल देगा कि फिर शेर तो मांसाहारी भी होता है, वो संस्कार भी आ जाएगा। कभी सोचा है आपने इस तरीके से कि सिर्फ साहस नहीं है, मांसाहार भी है उसमें? नहीं, तो वो चीजें वैसी है ही नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। किस तरीके की चेतना आपके गर्भ में आई है वो तक आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं सुपर फूड पर सुपर बेबी। अब ये इतना जबरदस्त वर्किंग है, सुपर फूड पर सुपर बेबी। तो प्रोग्राम में जितनी भी आपको डाइट बताई जाती है ना, वो पूरी की पूरी कस्टमाइज डाइट होती है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए मेडिसिन खाना शुरू कर दिया है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, यहाँ तक कि आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड के नाम पर हम मेडिसिन खा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ क्या कि मेडिसिन नहीं खानी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा कि मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्यास लगने पर कुआं मत खोदो, पहले ही कुआं रेडी रखो। तो वो सारी डाइट प्रॉपर तरीके से ली जा सकती है। उसके बाद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी में डिफिशियंसी होती है, देन आप मेडिसिन की तरफ जाइए। और कितनी चीज़ों के मेडिसिन खाओगे? और मेरी बात ज़्यादा जस्टिफाई होती है, क्यों? क्योंकि आपके घर पर आपकी दादी, नानी, मम्मी ने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी उनकी प्रेगनेंसी में, कोई भी मेडिसिन नहीं गई थी। आज एक नॉर्मल प्रेग्नेंट हेल्दी मदर, आपकी बात नहीं हो रही, हेल्दी मदर की बात हो रही है, 25 से 30 हजार की मेडिसिन खाती है। और आप 25 से 30 हजार की मेडिसिन नहीं खा रहे हो, आप अल्टीमेटली केमिकल खा रहे हो। कितना केमिकल खाओगे आप? तो आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, क्या खाना चाहिए? फास्ट मुझे आप रिप्लाई करो, क्या लगता है क्या खाना चाहिए? हाँ, अब आप सब कह रहे हो कि काली द्राक्ष खानी चाहिए, टोमेटो खाने चाहिए, रेजिन, पोमेग्रेनेट, खजूर। जैसे अब खजूर है ना, खजूर जो अगर आप खा रहे हो, अगर आप खजूर छठे महीने से पहले खाते हो तो खजूर आपको नहीं खानी चाहिए, गर्म पड़ती है। बीट रूट हम जैनिज्म में खाते नहीं है, कंदमूल में आता है ना। पालक हो गया, अनार हो गया, है ना, पोमोग्रेनेट सही है। आलमंड का हीमोग्लोबिन से कोई लेना देना नहीं है, रूपाश्री, है ना। तो हमारे पास ये दो तीन चीजें हैं, खजूर हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, आप बीट रूट बता रहे हो जैनिज्म में अवेलेबल नहीं है, और जैनिज्म में अप्रोप्रिएट नहीं है, और चौथा आप बोल रहे हो पालक वगैरह। बस इन चार में हमारा डाइट खत्म हो जाती है। आप सोच के देखो, ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो फिर क्या करोगे? अल्टीमेटली घूम फिर कर आप मेडिसिन पर आ जाओगे। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से आपकी डाइट मेंटेन करोगे ना, तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी क्यों होगी? सोचने जैसा है। अब आपकी स्क्रीन पर जो है वो पूरा का पूरा खुद डॉक्टर है वो। सुनिए वो क्या कह रही है। उनको माइग्रेन का इशू था, कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरा ये प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स तो मेरा वॉमिटिंग्स में गए। फिर ठीक है। मैंने ऐप ऐप ज्वाइन करने के बाद सब आपका डाइट देखा, वो देखा। फिर आपसे बात हुई। फिर मैंने सोचा कि मेरे को 9 मंथ्स तो मेरे को कुछ भी मेडिसिन लेनी ही नहीं है, क्योंकि मैं चलते फिरते हमेशा दवाइयाँ लेती थी। मेरे को अच्छा। ये था, डोलो लेती थी, कुछ ना कुछ लेती रहती थी मेरे को। तो फिर मैंने आपके डाइट जो है मैंने सब फॉलो किया, लाइक गुड़ का पानी है, सब मैंने जो भी दिया आपने सब फॉलो किया मैंने। ठीक है। तो मैं टचवुड से 9 मंथ्स मैंने कुछ दवाई लिया ही नहीं, मैंने एक भी दवाई नहीं ली। मैं बहुत हैप्पी, और मेरे तो बहुत हैप्पी थे कि अच्छा है कि 9 मंथ्स अपने को लेनी नहीं। अब आप बात नहीं मानोगे, इनका माइग्रेन कई सारी प्रॉब्लम थी इनको, इन्होंने दवाई नहीं ली। तो जरूरी नहीं है कि दवाई नहीं ली, इन्होंने प्रॉपर तरीके से उस डाइट को फॉलो किया जिस डाइट से ये सारी चीजें क्योर होती हैं। भाई दवाई भी तो अल्टीमेटली वही सारी चीजें पहुंचा रही है, वो आप सीधा पहुंचा लो, है ना। तो
इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आप सोच कर देखो कि डाइट ही सिर्फ इम्पोर्टेंट पैरामीटर है आपकी पूरी प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके बच्चे का 90% जो शरीर का डेवलपमेंट है वो आपकी डाइट पर डिपेंड करता है, और आपको उसका 5% भी नहीं पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए। और ये तो बहुत बेसिक बात पूछी मैंने, हीमोग्लोबिन, उसमें 4 ऑप्शन के अलावा पांचवा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो आप सोच के देखो, कल उठ के कोई भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा साहब, अब क्या करोगे आप? डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, हमको डाइट का ही पता नहीं है। तो प्रोग्राम में आपकी पूरी की पूरी जो डाइट होती है वो कस्टमाइज डाइट होती है, आपको आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जाएगी। यही तो खासियत है ना। फिर साथ में हम बात करते हैं मेडिटेशन के रिगार्डिंग। वाई सो मच इम्पोर्टेंट? क्योंकि जिस तरीके का जीवन, जिस तरीके का परिवेश हम जी रहे हैं, वहाँ पर नेगेटिविटी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन तक हम लोगों ने नॉर्मल कर दिया है। डिप्रेशन तक को प्रेगनेंसी में लोग बाग बोलते हैं हाँ ये तो होता ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम किस तरफ चल पड़े हैं। हमसे अभी, मैं अगर अभी 1 मिनट के लिए बोलना बंद कर दूं ना, तो आप आगे पीछे होना शुरू हो जाओगे। हमसे 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठा जाता, और हमको चाहिए कि मेरा बच्चा शांत हो। आप खुद तो पहले शांत नहीं हो, आप खुद तो इतने अशांत हो, आपको हर छोटी चीज में एंजाइटी हो जाती है। आप 5 मिनट मोबाइल नीचे बंद करके और चुपचाप ऐसा बैठोगे, कुछ करने जैसा नहीं है आपके पास, तब आप देखो आप, आपका मन आपका क्या बंदर का खेल खिलवाता है आपसे। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्यों इम्पोर्टेंट है? जिस तरीके की क्रिया, जिस तरीके की प्रतिक्रिया, जिस तरीके के एक्शन, उसी तरीके के रिएक्शन। अगर माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, बहुत चिड़चिड़ कर रही है, बहुत नेगेटिव हो रही है, बहुत एंजाइटी में रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार करती रहती है, अल्टीमेटली आप अपने साथ तो खराब कर ही रहे हो। करो जितना करना है करो, कोई परवाह नहीं करता। लेकिन आप अपने बच्चे का तो सोच लो, उसका जीवन क्यों खराब कर रहे हो? वही सारा गुस्सा आप अपने बच्चे को दे रहे हो, वही सारी नेगेटिविटी उसको दे रहे हो, वही सारा ओवर थिंकिंग उसको दे रहे हो। अरे ये चेन कहीं तो ब्रेक होनी चाहिए ना। या हमको इतना रस आने लगा है उस चीज में। तो जिस तरीके की क्रिया उसी तरीके की प्रतिक्रिया, और ये इतनी प्रतिक्रिया इतनी भयंकर है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, दो बीस दो लोगों से एक छोटा बच्चा नहीं संभाला जा रहा है, दो बड़े लोगों से एक छोटा बच्चा नहीं संभाला जा रहा है। आपको पता है इसको क्या बोला जाता है? एडीएचडी। आजकल की मदर्स बोलती है मेरा बच्चा तो बड़ा क्रेंकी है। आपका बच्चा क्रेंकी नहीं है, आपका बच्चा एडीएचडी से गुजर रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया उसको। क्या होता है सर ये? आपका बच्चा फोकस ही नहीं कर पाएगा, सिंपल भाषा में। और जो बच्चा किसी भी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर सकता, वो बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी, वो सीखेगा कैसे नई चीजों को? तो ये आजकल इतना जन्मजात देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मदर पूरे दिन, पूरे के पूरे दिन नेगेटिविटी, गुस्सा, एंजाइटी, इन्हीं सारी चीजों में लगी हुई हैं। और उनको दूर करने के लिए क्या करती हैं? मोबाइल चलाती हैं, या टीवी देखती हैं, या इस तरीके की। इन सबसे बाहर निकलना पड़ेगा और पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। आपके बच्चे का 80% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। आपकी डाइट पर भी डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है, अपने इमोशनल मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन 80% ब्रेन का डेवलपमेंट आपके बच्चे का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंड हो, वो ऐसा हो। अक्लंक और निकलंक, जैनिज्म में अक्लंक और निकलंक की कहानी आती है। अक्लंक जो है वो एक बार में पढ़ता है और उसको याद हो जाता है, निकलंक 2 बार पढ़ता है और उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो हमको अक्लंक और निकलंक जैसा हमारा बच्चा चाहिए। लेकिन हम करते क्या है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए? सर मैं तो अखरोट खा रही हूँ, और मैं तो सर बादाम खा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। आपके अखरोट और बादाम इतने जबरदस्त हैं कि सिर्फ आप ही खा रही हैं, दुनिया में एक ही आप हैं जिन्हें वो अखरोट और बादाम खा रही हैं, और तो कोई खा ही नहीं रहा है। अरे अखरोट और बादाम तो दुनिया का हर व्यक्ति खा रहा है, मैं तक खा रहा हूँ, मैं कोई प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ, तो भी मैं खा रहा हूँ। तो आप में और मुझ में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। आप सोच रहे हो कि 80% ब्रेन का डेवलपमेंट मैं सिर्फ अखरोट और बादाम के दम पर कर लूंगी, कैसे कर पाओगे? तो पूरी की पूरी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं।
ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाऊँ मैं आपको? चलो करवाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए, सारी उंगलियां मिला लीजिए, फटाफट 1 ही मिनट के लिए करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ घुमाइए, पीछे की तरफ घुमाइए, करते जाइए। थर्ड उंगली, फोर्थ उंगली। सर ये तो इजी है, बढ़िया है, बढ़िया, सुंदर। चलिए, 5 2 2 5, 5 2 2 5, 5 2 2 5। अब 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3। सर ये भी इजी है ना? चलो अब मजा आएगा। क्लैप एंड क्रॉस में, एक हाथ आपका नाक को टच करेगा, एक हाथ आपका कान को टच करेगा। क्लैप, क्रॉस में, क्लैप, क्रॉस में। अब कुछ तो ऐसे हैं जो कुछ ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना है, क्रॉस में। क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज। ठीक है, और करवाऊं? एक हाथ आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है, करो करो। एक हाथ आपका आगे की तरफ मूव मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड जो है वो आपका पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अरे सर ये तो बड़ा इजी है, ये क्या करवा रहे हो आप? बस वेट करो 1 मिनट। कर लिया? अब एक साथ, एक हाथ आगे की तरफ जा रहा है, एक हाथ पीछे की तरफ जा रहा है। एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ, एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ, है ना? तो इस तरीके की पूरी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है ना, जिनको ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का जो है ना, दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट ब्रेन का पार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट को कंट्रोल करता है। एक होता है लॉजिकल और एक होता है क्रिएटिव, है ना? दैट्स वाई हर बच्चे को ये बोला जाता है कि सीधे हाथ से लिख। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव ब्रेन होता है। तो इन दोनों को अगर बहुत अच्छे से साइमल्टेनियसली, बहुत अच्छे से डेवलप किया जाए। आपको पता है बच्चे के ब्रेन में पर मिनट कितने न्यूरॉन्स बनते हैं प्रेगनेंसी में? एनीवन? पर मिनट बच्चे के ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स बनते हैं? 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट। इसी वजह से कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कोई कम इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो ये डेड हो जाते हैं, विद इन अ मिनट डेड हो जाते हैं। तो 2.5 लाख न्यूरॉन्स, आप 24 घंटे में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट बन रहे हैं। तो 24 घंटे में क्या होता होगा, और 9 मंथ आते आते क्या होता होगा? तो अगर आप चाहते हो सच में अपने बच्चे के लिए कि मैं यार, मैं जिस चीज को नहीं कर पाई, कम से कम मेरा बच्चा कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी मैं अपने बच्चे को दे सकूं, तो जरूर से जरूर हमको ब्रेन डेवलपमेंट की वर्किंग करनी है अपने बच्चे के लिए। करेक्ट? फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करनी है, साथ में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कैसे बढ़ाना है। आपको पता होगा आज जितनी भी डिलीवरियां होती है उसमें से 70% जो है वो सी सेक्शन होता है। और उसमें भी सबसे बेसिक, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो सबसे बड़ा माइंड में पहला ही थॉट आपको क्या आता है? तो आप कहोगे कि सर बहुत जोर से चीखना और चिल्लाना पड़ेगा। नहीं, किसी भी तरीके से ना तो चीखना होता है ना चिल्लाना होता है। एक पूरी की पूरी जैन गर्भ संस्कार की अपनी खुद की वर्किंग है, हिप्नो बर्थिंग। आपने तो नाम भी पहली बार ही सुना होगा, हिप्नो बर्थिंग। जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि
एक मदर जो है वो, उसकी पूरी की पूरी बॉडी बनी ही होती है बच्चे को नेचुरल तरीके से जन्म देने के लिए। लेकिन हमने कुछ चीज़ों को इस तरीके से बना दिया है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तब भी आपको इस बात का डर कैसे है कि मेरा को चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, बहुत पेन होगा? आपका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी तक तो आपने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है। आपके माइंड में आई कैसे ये बात? आपको पता कैसे है कि मुझे पेन होगा? एग्जैक्टली क्या हुआ है, हमने टीवी में देखा, फिल्मों में देखा, सीरियल में देखा, अड़ोस में देखा, पड़ोस में देखा, जहां से भी हमारे माइंड में ये फीड किया गया है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम पर हर मदर को पेन होता है, तो हमने ऐसा मान लिया है कि पेन होगा ही। और जैसे ही पेन होगा, आप ये बात मान के चलना कि होने से पहले ही आपको दर्द का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो पूरी की पूरी वर्किंग होती है हिप्नो बर्थिंग के रिगार्डिंग। अब आपको पता भी होना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि ये होता क्या है। तो पूरा का पूरा सेशन होता है जहाँ पर कई सारी मदर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि जन्म देने की जो प्रक्रिया है, या डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने बोला कि आप पहली मदर हो यार, कि इतना इजी, आप खुशी खुशी कर पा रहे हो, इतना रिलैक्सफुल होकर के। हाँ, इतना ही रिलैक्सफुल होता है। अफ्रीका के जंगलों में आज भी मदर्स जंगल में 9th मंथ ड्यू डेट के दिन लकड़ी काटने जाती है, उसका प्रसव हो जाता है, पूरे जंगल में अकेली मदर है, पत्थर से नाल को काटती है ना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, और घर पे आ जाती है। इतना इजी होता है, कोई चीखना और कोई चिल्लाना नहीं होता है, बस हमारे माइंड में से हमको ये फीड कर दिया गया है। तो पूरी की पूरी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वर्किंग होती है। फिर साथ में हम बात करते हैं तीर्थंकर चारित्र के ऊपर, क्योंकि अगर तीर्थंकरों का चरित्र अगर हम प्रॉपर तरीके से समझें, आप पढ़ रहे हो वो आपकी समझ है, लेकिन जिस तरीके से, जैसे भक्तामर्जी भी आप अभी कर ही रहे थे, है ना, इस क्लास से पहले भी आप भक्तामर्जी कर ही रहे थे, लेकिन अभी क्लास के खत्म होने के बाद आपको ये क्लियर हो गया ना कि यार भक्तामर्जी इतने, जैसा मैं कर रही हूँ समझ रही हूँ वैसी चीज नहीं है, बहुत अपर लेवल की चीज है। वैसे ही तीर्थंकर चारित्र जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को पूरा का पूरा अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों ने जिस तरीके से जिया, अगर वो अभी से ही बच्चे के पास पहुंचा दिया जाए, उनका चरित्र, जीवन चरित्र पहुंचा दिया जाए, तो कुछ और ही बेहतर रिजल्ट लाए जा सकते हैं। वो संस्कार अभी से ही डल गए हैं, वो पुण्य का काम, वो सौभाग्यशाली जीवात्मा अभी से हो चुकी है। हम बोलते हैं ना कि शिखर जी की यात्रा करो एक बार, वंदे जो कोय, नरक पशु गति ना होए। एक बार तीर्थ की यात्रा कर लो, उसको नरक गति नहीं होगी। वैसा ही कर्म का जो बंध है, अगर जन्म से ही तीर्थंकर चारित्र को सुन लिया जाए प्रॉपर तरीके से, तो बच्चे के भाग खुल जाएंगे, जिसको हम ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं। साथ में चाणक्य नीति की भी वर्किंग होती है, अलग अलग लोरी होती है, स्तवन होते हैं, मोरल स्टोरीज होती है ना, बहुत सारी अलग अलग तरीके की वर्किंग होती है। साथ में होम रेमेडीज के रिगार्डिंग भी वर्किंग आती है। क्यों? जैसा मैंने बताया, कभी सिर दुखेगा, कभी नोशिया होगा, कभी पाँव दुखेंगे, पाँव भारी हो जाएंगे, सूजन आएगी, कमर दुखेगी, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होंगी। और कितनी मेडिसिन खाई जा सकती है, नहीं खाई जा सकती। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है कि सात्विक तरीके से उस बच्चे का जन्म कैसे हो, उसका विकास कैसे हो गर्भ में, तो हर एक चीज के लिए आपको होम रेमेडीज भी प्रोग्राम में बताई जाती है। ठीक है। साथ में जस्ट अ मोमेंट। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा जैन गर्भ संस्कार का अपना खुद का पोर्टल है ना। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पर आपको नित्य स्रोत है, नित्य पाठ है, मंत्राज हैं, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहीं पर आपको अवेलेबल करवा दी जाती हैं। ठीक है। भक्तामर्जी है, मेडिटेशन है, गर्भ प्रार्थना है, गर्भ संवाद है कि बच्चे को हमको क्या क्या सिखाना है, रागाज हैं, म्यूजिक हैं जो ब्रेन एनहांसर म्यूजिक होते हैं, मोरल स्टोरीज हैं, योग निद्रा है, स्तवन है, पाठ हैं, ब्रेन गेम्स हैं, लोरी है। जैन गर्भ संस्कार की एक लोरी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, अभी 15-20 दिन में हम एक और लोरी लाने वाले हैं, है ना। तो वो इतनी जबरदस्त है।
अभी मेरा मन था आपको सुनाने का। साथ में बुक्स के रिगार्डिंग भी वर्किंग है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्टल है जहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज को कर पाओ। और आपको टाइम कितना देना है, जस्ट 30 मिनट डेली बेसिस पर, और वो भी आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो पोर्टल है, ये आपका लैपटॉप में भी चलता है, मोबाइल में भी चलता है, और आपकी टीवी में भी चल जाता है। तो घर का काम करते समय, किचन का काम करते समय अभी हम क्या करते हैं, या तो बेकार की बातें सोचते हैं या बेकार की बातें सुनते हैं, जैसे बॉलीवुड के गाने और ये सारी चीजें। इसकी जगह क्या हो कि अगर हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है, जो नॉर्मल रूटीन है, घर का काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है, या जो भी कुछ काम होते हैं ऑफिस के काम है, तो ऑफिस जो चल रहा है उसमें कोई, समझो कि 8 घंटे का ऑफिस है तो 2 घंटे की मीटिंग होती है, बाकी के 6 घंटे तो हमको अपना काम डिलीवर करना है मैनेजर को, है ना। तो बैकग्राउंड में हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पोर्टल भी आपको मिलता है। ठीक है। कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो हाँ, प्रोग्राम में लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, और डेली एक्टिविटीज़ की वर्किंग भी। मैं आपको एक 5 मिनट में और क्लियर कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। तो बेसिक में हमको समझना पड़ेगा, अब थोड़ा सा समझ का और खेल है, समझ लेते हैं। आपने अपने जीवन में जो शादी करी है, ऐसा तो कोई नहीं है ना यहाँ पे जो बिना शादी के आ गया है। मजाक है। हमने शादी करी, उसकी तैयारी हमने कितने साल पहले से करी? 1 साल पहले से। एटलीस्ट 6 महीने से तो हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। हेलो, ये सुनो। मेरी ड्रेस कौन सी होगी, मैं मेहंदी में क्या पहनूंगी, मैं संगीत में क्या पहनूंगी, है ना, डेकोरेशन कैसा होगा, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, हर एक चीज को हमने डिसाइड किया, हर एक चीज को हमने डिजाइन किया। तो क्या हुआ उससे कि सब कुछ बेहतर हो सका। तो हम हर एक चीज को इतना डिजाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। हमारे घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर हम सप्ताह भर पहले से तैयारी करते हैं, किस किस को बुलाना है, कौन कौन से मेहमान आएंगे, कौन से फ्रेंड्स आएंगे, डेकोरेशन क्या होगा, कौन सा केक मंगाना है, कौन सी मिठाई मंगानी है ना, XYZ जो भी हम करते हैं। लेकिन हमारे गर्भ में हमारा ही बच्चा आने वाला है। अब आप समझना, कभी कभी क्या होता है कि हम डिसीजन इस बेसिस पर भी लेते हैं कि आसपास वालों ने क्या किया। अभी आपने देखना कि बेबी शॉवर चल गया है नया, जिसको हम सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं, है ना, जो भी प्रोग्राम में भी होता है ना। अब बड़े लेवल पर करने लगे तो हम सब करने लगे, उसके लिए हम सब ओपन हो गए। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि आपके गर्भ में एक चेतना है जो आप ही का बच्चा है, उसके जीवन के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, उस बच्चे के जीवन से सिर्फ 2 जने प्रभावित होंगे, एक आप प्रभावित होंगे और आपके हस्बैंड प्रभावित होंगे। बाकी हमने शादी पर जो जो भी 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 लोग बुलाए थे ना, ना तो हमको उनसे कुछ लेना देना था, नहीं उनको हमसे लेना देना था। लेकिन हमने उनके बेटरमेंट के लिए, उनको अच्छा लगे उनके लिए हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। लेकिन हमारा ही बच्चा हमारे गर्भ में है, जिसके हंसने से हम हंसेंगे, जिसके रोने से हम रोएंगे, जिसका अचीवमेंट हमारा अचीवमेंट होगा, उसके लिए हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा करना तो फ्री है ना, इसलिए। अरे, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर रहे हैं, फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? यही तो अंतर है कि वो चुनाव नहीं कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं कि उस चेतना के साथ हमको क्या करना है, उसका जीवन कैसे बेहतर हो सकेगा, हम उसको क्या दे सकते हैं। यही तो है पेरेंट्स होने का, कि जो हमें नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को दे सकें। तो ये पूरी की पूरी वर्किंग आपको करने के लिए मिलती है। तो लगभग
40 से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, 100+ एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। क्या प्रोग्राम में बेनिफिट होंगे? बच्चे को गर्भ में ही संस्कारित किया जा सकता है, ब्रेन का डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसकी पर्सनालिटी के 5 एस्पेक्ट होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। फिर से रिपीट कर देना: फिजिकल यानी शरीर का डेवलपमेंट, इमोशनल यानी भावनात्मक डेवलपमेंट, फिर साथ में आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक, उठना बैठना रहना समाज में ही है, फिर साथ में आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, धार्मिक डेवलपमेंट, है ना। इन सारे के सारे डेवलपमेंट से एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनती है। एक बच्चे को हम कम से कम इतना तो इंश्योर करें ना कि हम हेल्थी बच्चे को जन्म दे सकें, है ना। तो वो पूरा का पूरा जो वर्किंग का बेनिफिट हमको मिलता है, और हम इसको कभी भी अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो दे अपने बच्चे को जीवन का सबसे अनमोल उपहार, जैन गर्भ संस्कार। तो कई सारे आपको जैसे ये कई सारी मदर्स के अपने रिव्यू हैं, आप चाहो तो आराम से पढ़ भी सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सारी चीज़ें। हाँ, अब आप पूछ रहे हो कि आपको प्रोग्राम में क्या क्या वर्किंग अवेलेबल होती है। जो भी आपको अभी ऑफर मिला है, जो भी चार्जेस होते हैं वो वन टाइम ही होते हैं। साथ में आपको डेली बेसिस पर एक्टिविटीज़ करने के लिए वो मैंने आपको पोर्टल बताया अभी, वो पोर्टल आपको अवेलेबल होता है। लाइव क्लासेस जो होती है वो वीकेंड पर होती हैं, रात को 8 से 10, जैसे कल वीकेंड है ना, तो रात को 8 से 10 की क्लास होगी, ठीक है। साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं, है ना। आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आप आराम से देख सकते हो। साथ में व्हाट्सएप पर मदर का ग्रुप बना हुआ होता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी कोई है आपके आसपास जिससे आप बात कर सको, समझ सको, शेयर कर सको फीलिंग को। क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा हल्का भी कोई बात बैठी हुई है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ के चलना कि वो गांठ बन जाएगी, वो सिस्ट बन जाएगी आपके शरीर में। तो सारी की सारी मदर्स अवेलेबल होती हैं, एक दूसरे को एज ए फैमिली की तरीके से ट्रीट होता है ना। करंटली 11 कंट्रीज के मदर्स प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। साथ में कस्टमाइज वर्किंग अवेलेबल होती है, लाइफस्टाइल का गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है। नॉट जस्ट कि हमको प्रेगनेंसी में क्या करना है, हमको जीवन में भी क्या करना है, किस तरीके का जीवन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जीवन अभी बेहतर नहीं हो पा रहा है तो बच्चे का जीवन क्या बेहतर हो जाएगा? आप ही खुश नहीं हो पा रहे हो तो बच्चा क्या खुश हो जाएगा? आप ही दुखी हो तो बच्चा दुखी है, इसमें क्या बड़ी बात है? और हर तरीके से आपको पर्सनलाइज सेशन भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी समझी। चलिए, मैंने जो आपको कमिट किया था वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक छोटी सी वर्किंग जो मुझे आपको शेयर करवानी है, जिसको हम बोलते हैं बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज हम डाल सकते हैं, करें। उसके लिए एक 5 मिनट का समय मैं आपसे लूँगा, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप मेरे साथ करना। हेलो, ये सुनो, करें, केवल 5 मिनट के लिए। हेलो। चलिए, धीरे से सब जने आंखें बंद कर लो। अब केवल 5 मिनट की बात रही है, प्लीज जस्ट 5 मिनट्स। डोंट डिस्टर्ब, किसी की वजह से आप परेशान मत होइए। केवल और केवल 5 मिनट रुक जाइए, और 5 मिनट, ये 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए। अभी तक अगर आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, तो ये 5 मिनट आपकी पूरी प्रेगनेंसी को अभी इस मोमेंट में बदलेंगे। क्योंकि अगर अभी कुछ नहीं बदल पा रहा है तो बाद में तो क्या ही बदल जाएगा। तो उस इंटेंसिटी के साथ आप मुझे सुनिए। तो धीरे से सब जने आंखें बंद कर लो। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। छोड़ दो सारी चिंताएं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बताया जाएगा, कितना टाइम और बचा है, ये वो सब कुछ इस मोमेंट में मेरे साथ ड्रॉप कर दो। 2 3 लंबी गहरी सांस। 2 3 लंबी गहरी सांस क्यों? क्योंकि आपकी श्वास आपके नाभि सेंटर तक जानी चाहिए, और नाभि सेंटर से ही आपका बच्चा जो है वो जुड़ा हुआ है, प्राणों को पी रहा है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को खून से सींचती है और प्राणों से पोषित करती है, करेक्ट।
सिर्फ आती जाती श्वास, शरीर में किसी भी तरीके का हलन चलन नहीं रखा। आपकी कमर सीधी हो, रिलैक्स फुल हो, लेकिन कमर आपकी सीधी हो। आंखें अब जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको नहीं खोलनी है। अब मेरे साथ हो जाएं, सिर्फ मेरे साथ हो जाएं। अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लो। अपने बच्चे को आशीष दें। त्रैलोक्य नाथो भव। त्रैलोक्य नाथो भव। त्रैलोक्य नाथो भव। त्रिकाल ज्ञानी भव। त्रिकालज्ञ ज्ञानी भव। त्रिकालज्ञ ज्ञानी भव। त्रिरत्न भव। त्रिरत्न भव। मेरे प्यारे प्यारे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे प्यारे शिशु, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें पाकर स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ। मैं तुम्हें पाकर स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ। तुमने मुझे माँ के रूप में चुनकर धन्य किया। पूरे भाव के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने बच्चे से कहें, तुमने मुझे माँ के रूप में चुनकर धन्य किया। तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा ने मुझे माँ बनने का अवसर दिया। तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा ने मुझे माँ बनने का अवसर दिया। इसके लिए तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों के बारे में बताऊंगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों के बारे में बताऊंगी। तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना और उसे आत्मसात करना। मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों और तुम्हारे स्वभाव के बारे में बताऊंगी। उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और उसे आत्मसात करना। जब से मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तुम्हारे आने की खुशी से ही मेरा पूरा का पूरा जीवन जैसे मानो खुशियों से भर गया हो। पूरे घर में सभी जने खुश, आनंद, प्रफुल्लता से
भर गए हैं। सिर्फ तुम्हारे आने की खबर ने इतना सुखद एहसास करवाया। यही तुम्हारा स्वभाव, यही तुम्हारा स्वभाव का गुण। तुम्हारे होने से सब कुछ मानो सुखद, आनंदमय हो जाता है। मैं अब ज्यादा प्रसन्न रहने लगी हूँ, ज्यादा शांत हो गई हूँ। अब मुझे कोई भी छोटी मोटी परेशानी बहुत जल्दी डिस्टर्ब नहीं करती है। मैं धीरे धीरे और ज्यादा शांत होती जा रही हूँ। ये शांत स्वभाव मुझे बहुत रुचिकर लग रहा है। तुम भी शांत स्वभाव के हो, यह तुम्हारा स्वभाव है। जब से तुम गर्भ में आए हो, मैं हर काम बहुत सोच विचार कर करती हूँ। मैं हर एक काम सोच विचार कर करती हूँ, चाहे वो बोलना हो, सोचना हो, विचार करना हो, पढ़ना हो, या कुछ खाना भी क्यों ना हो। मैं हर एक चीज को बहुत सोच विचार कर करने लगी हूँ। मैं चीजों को बहुत आसानी से समझने भी लगी हूँ। यही तुम्हारा स्वभाव, यही तुम्हारा स्वभाव का गुण भी है। जैसे जैसे मैं चीजों को सोच विचार पूर्ण करके खाने लगी हूँ, मेरा शरीर धीरे धीरे और भी ज्यादा स्वस्थ होता जा रहा है। मैं अपने आप में शक्ति से भरी हुई महसूस करती हूँ। मैं अपने आप में एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। तुम भी बहुत स्वस्थ शरीर के साथ विकसित हो रहे हो। तुम भी स्वस्थ शरीर के साथ विकसित हो रहे हो। मैं धर्म के प्रति बहुत रुचिपूर्ण हो गई हूँ। धीरे धीरे मेरा धर्म में रस बढ़ता ही जा रहा है। उसी तरह की से तुम भी धर्म में रुचि लेने वाले हो। तुम्हारे कारण मैं बड़ों का आदर करती हूँ, और भी ज्यादा छोटों से प्रेम करती हूँ, और दूसरों का सम्मान करने लगी हूँ। बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम और दूसरों का सम्मान करने लगी हूँ। मेरे बच्चे, तुम भी बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम और दूसरों का सम्मान करने वाले हो। तुम्हारे आने की खुशखबरी से मेरे चेहरे पर सदा एक प्रसन्नता, खुशी का भाव बना ही रहता है। मैं हमेशा खुश रहने लगी हूँ। सदा चेहरे पर एक शांति, करुणा, दया का पूरा भाव बना ही रहता है। और ये भाव अब दूसरों को भी दिखने लगा है। तुम्हारा चेहरा भी सदा ओजस्वी और तेजस्विता से भरा हुआ, और सदा तुम्हारे चेहरे पर एक प्रसन्नता बनी हुई रहती है। देखें, भाव करें, महसूस करें। मैं सदा मंगल की भावना से भर गई हूँ।
तुम्हारी वजह से मैं ग्रेटिट्यूड की भावना से भर गई हूँ। तुम्हारा आना इतना तुम्हारा आना इतना उत्साहपूर्ण है कि धीरे धीरे मेरा पूरा जीवन सहज बदलता जा रहा है। मैं और भी ज्यादा स्वभाव से सुंदर होती जा रही हूँ। मेरा स्वभाव रुचिपूर्ण होता जा रहा है। ये सब तुम्हारे स्वभाव के गुण जो मुझ पर भी असर कर रहे हैं। सदा याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमसे सदा प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। कुछ और स्वभाव के गुण मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी। अभी के लिए तुम मेरे गर्भ में बहुत शांति से विश्राम करो और विकसित डेवलप हो। तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद। 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 दो चार लंबी गहरी सांस। जल्दी नहीं करें आंखें खोलने की। दो चार लंबी गहरी सांस। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपने चेहरे पर लगाएं और एक मुस्कुराहट के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। कैसा लग रहा है? रिलैक्स? 5 मिनट में। हाउस योर फीलिंग? हम जीवन को सिर्फ 5 मिनट में बदल सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में, अगर सही तरीके से हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हों। तो बहुत सारी मदर्स ने अपने पूरे जीवन को बदल दिया है, पूरे के पूरे जीवन को। तो आप भी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं देखें कि मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, मुझे देना पड़ रहा है। ये भी परमात्मा की कितनी ग्रेस है ना हमारे पास, कि परमात्मा ने हमको इतना काबिल बनाया है। परमात्मा ने हमको खाना दिया, अच्छे लोग दिए, अच्छा घर दिया रहने के लिए। हम को पैसा दिया कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकें। तो क्यों नहीं करें, उसके लिए हम क्यों ग्रेटफुल नहीं होते हैं? तो हमको ग्रेटफुल भी होना है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसके जो चार्जेस होते हैं वो 9,000 रुपीज़ होते हैं। वन टाइम पेमेंट होता है 14 डिलीवरी तक के लिए। आप कभी भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके लिए, अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो आप पूछ लीजिए मुझसे, कुछ भी आपको पूछना है तो मैं आपको आंसर कर देता हूँ। कैसा लगा आपको आज की क्लास? मुझे आप जरूर बताइएगा।